नमस्कार। आज हम श्रीकांत वर्मा का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे और उनका लेखन परिचय भी देखेंगे। श्रीकांत वर्मा का जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में 18 सितंबर 1931 में हुआ। ये जो बिलासपुर है आज की डेट में छत्तीसगढ़ में है। तो अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कह रही हूँ, एग्जाम में अगर आप ऐसा भी लिखते हैं कि इनका जन्म बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, तो भी आपको गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बिलासपुर जो है अब छत्तीसगढ़ में आ चुका है। तो इनका जन्म बिलासपुर मध्य प्रदेश में 18 सितंबर 1931 में हुआ। उस समय क्योंकि बिलासपुर मध्य प्रदेश में था, तो फिलहाल यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। आरंभिक शिक्षा बिलासपुर और रायपुर में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से 1956 में उन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। दिल्ली में लगभग 10 वर्ष तक वे पत्रकार के रूप में उन्होंने कार्य किया है। 1966 से 77 तक दिनमान के विशेष संवाददाता रहे हैं। 1976 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर राज्यसभा के वे सदस्य बने। 70 के दशक के उत्तरार्ध से 80 के दशक के पूर्वार्ध तक पार्टी प्रवक्ता के रूप में वो कार्य करते रहे। 70 के दशक के उत्तरार्ध का मतलब है कि 1975 के बाद के साल, और 1980 के दशक के पूर्वार्ध का अर्थ है 1980 से 85 तक का समय, यानी कि 1975 के बाद और 1985 से पहले तक वो पार्टी प्रवक्ता के रूप में काम करते रहे। 1980 में राजीव गांधी के परामर्शदाता और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी वो कार्य करते रहे। कांग्रेस को अपना गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने ही दिया। वह 50 के दशक में उभरने वाले नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक थे। श्रीकांत वर्मा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के संभवतः सबसे ऊर्जास्वित लेखकों में से एक हैं। वे मूर्धन्य कवि हैं, सटीक कहानीकार हैं और अनोखे उपन्यासकार। वे उन विरले कवियों में से हैं जिन्होंने अपने भीतर से होकर बहती पिघलते लोहे सी काव्यधारा को पूरे धीरज से सहा और उसे बिल्कुल नए काव्य विन्यासों में ढाला। अब देखिए, उनके अंदर जो कला है वो इतनी तीक्ष्णता से है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा है उनके अंदर कि वो पिघले लोहे की अवस्था में है। तो सोचिए वो अंदर से कितने ज़्यादा विचलित रहते होंगे। यह भी सच है कि कई बार इस पिघले लोहे के से काव्य आवेग ने उन्हें धीरज बरत सकने का अवकाश नहीं दिया, या शायद अपने घुमड़ते काव्य आवेग के आगे कवि का धीरज निष्फल हो गया। लेकिन तब यह काव्य आवेग या काव्य संवेदन उन्हीं की कविताओं के सुघड़ विन्यासों में आसपास यहाँ वहाँ चिंगारियों की तरह बिखर गया। शायद इसीलिए उनकी कविताएं उनके काव्य संयम और काव्य असंयम का विलक्षण साक्ष्य और फलन हैं। उनके धीरज और उनकी हड़बड़ी दोनों का पारदर्शी अंकन उनके लेखन में है। श्रीकांत वर्मा के साहित्य में जीवन मरण का स्मरण किसी प्रकार के रहस्यवाद से परे है। बात सीधी सपाट है। क्या? आदमी अपने रक्तचाप से मरता है, अपने पाप से नहीं। श्रीकांत वर्मा रचनावली खंड 2 में वो लिखते हैं, जब से बीमारी का पता चला है भूख ही बुझ गई है। डॉक्टर कहते हैं कैंसर में ऐसा अक्सर होता है। क्या कहूँ, कितना अभागा हूँ मैं। बचपन से रोगग्रस्त रहा, अभी जवान भी नहीं हुआ था कि पिता निकम्मे हो गए। कोई काम नहीं, कोई आय नहीं। जिस उम्र में लोग सपने देखते हैं मैंने स्कूल मास्टरी की, माँ बाप भाई बहनों को पाला और अपनी शिक्षा पूरी की। दिल्ली आया तो पराजय, विफलता, पीड़ा, रोग, धोखा सब मुझसे चिपकते गए। कभी निराला की पंक्ति याद आती है। देखिए, निराला की बहुत फेमस पंक्तियां हैं। अपने जीवन के बारे में वो पंक्तियां याद कर रहे हैं। बिल्कुल निराला ने भी ऐसे ही कहा अपनी एक कविता में, क्या क्या कहूँ आज जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही। कभी मुक्तिबोध की याद आती हैं, पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच। नहीं जानता यह डायरी जारी रहेगी या इसका अंतिम पन्ना होगा, मगर इतना अवश्य कहूँगा मैं जीना चाहता हूँ। 11 मार्च 1986 को न्यूयॉर्क में एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले श्रीकांत वर्मा ने अपनी डायरी लिखी। यह उनकी डायरी का अंतिम पन्ना था।
जीवन की डायरी के पन्ने लगभग 2 माह और फड़फड़ाए और 25 मई 1986 को उनका निधन हो गया। एक वानगी देखें। मगध में सन्नाटा छा गया। महाराज बधाई हो, कोई नहीं रहा। श्रावस्ती की कोख उजड़ गई। कौशाम्बी विधवा की तरह सिर मुड़ाए खड़ी है। कपिलवस्तु फटी फटी आंखों से सिर्फ देख रहा है। अवंती निर्वसन है और मगध में सन्नाटा है। क्षमा करें महाराज, आप नहीं समझेंगे यह कैसा सन्नाटा है। श्रीकांत वर्मा हिंदी की नई कविता धारा के एक बड़े नाम थे। यह और बात है कि हिंदी भाषी समाज में अपने अन्य समकालीनों के उलट उन्हें बहुत देर से जाना गया। और भी दुखद बात है कि कम जाना गया। वह सक्रिय राजनीतिज्ञ थे। जीवन के आरंभिक दौर में राम मनोहर लोहिया से वे प्रभावित भी रहे। वे तीसरी दुनिया के देशों में रचे जा रहे साहित्य के गहरे जानकार और अनुवादक, मिजाज से तीक्ष्णदर्शी यायावर, सिद्धांत से उत्कट मानवतावादी और शख्सियत से एक ठेठ कस्बाई, जो मॉडर्निज्म से आक्रांत वातावरण में अपने चारों सिमत एक सच्चे आदमी को तलाशता रहा। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। तलाशते तलाशते वह कस्बाई कितनी दूर निकल गया, मगध तक जा पहुंचा। मगध श्रीकांत वर्मा का आखिरी कविता संग्रह है। श्रीकांत वर्मा के लिए मगध इतिहास का बिंब है, सत्ता और मनुष्य की दुर्दम महत्वाकांक्षा का प्रतीक। वह एक शहर है और लिच्छवियों पर भारी एक जिजिगिशु संस्कृति भी है। विजिगिशु संस्कृति भी है। विजिगिशु का मतलब है कि जिसका उद्देश्य विजय प्राप्त करना है हर हाल में। एक ईर्ष्यालु होड़ लेने वाली संस्कृति है, हर हाल में जीतना। तो इसको हम क्या कहेंगे? विजिगिशु। तो ये विजिगिशु संस्कृति भी है। वह वर्तमान के अंतर्द्वंद्वों में गुंथी हुई एक निर्दोष स्मृति भी है, जो रह रह कर आधुनिक मनुष्य के नैतिकता विहीन परिवेश में अंधकार को और गहरा देती है, सब कुछ को विडंबनामय बनाती है। ये बात इनकी कलिंग कविता में दर्शित होती है। देखें जरा, कलिंग। केवल अशोक लौट रहा है। देखें कितनी गहरी बात है। केवल अशोक लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं। केवल अशोक सिर झुकाए हुए हैं और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। केवल अशोक के कानों में चीख गूंज रही हैं और सब हंसते हंसते दोहरे हो रहे हैं। केवल अशोक ने शस्त्र रख दिए हैं। केवल अशोक लड़ रहा है। श्रीकांत वर्मा का प्रखर शताब्दी बोध उन्हें चिंतन और संवेदना के फलक पर सतह से उठाकर एक विश्व चेतस नागरिक और सृजनकार के रूप में स्थापित करता है। साहित्यकार हो या आर्टिस्ट, दोनों के लिए उसका अपना लैंडस्केप बहुत महत्वपूर्ण है। वह लैंडस्केप जो उसके आसपास होता है, वह उसकी संवेदना को संवारता है, उधेड़ता है और फिर से बनाता है। श्रीकांत वर्मा के यहाँ यह लैंडस्केप तनाव भरता है। वो एक छोटे कस्बे से महानगर में आए थे। मलयज के अनुसार उनकी कविताओं में दो दुनिया हैं, एक नगर की, दूसरी प्रकृति की। दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, बल्कि गहरी असंगति है। नामवर सिंह ने मलयज के इस निष्कर्ष से असहमत होते हुए कहा, प्रकृति और नगर इस दुनिया में अलग अलग नहीं, बल्कि वन्य प्रकृति नगर जीवन की ऊब के बीच अवकाश का विस्फोट है। यह सरल पलायन नहीं, बल्कि ऊब का कवित्व है। इस दुनिया में सब कुछ निहायत साधारण है और यह साधारणता ही उसे अत्यंत असाधारण और भयावह बना देती है। यह ऊब इस कारण असाधारण है कि वह निहायत एकांतिक न रहकर अपने परिवेश के अनुभूत सत्य को नैतिक अनैतिक के सामाजिक बोध से भयग्रस्त हुए बिना उसकी पूरी समग्रता में पकड़ती है।
इसलिए शिल्प और संवेदना दोनों के स्तर पर एक कोठे से धूप के उतरने और उस पर एक दलाल के चढ़ने का दृश्य निपट साधारण नहीं रहता। देखें जरा, एक टाइपराइटर पृथ्वी पर छापता है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। एक टाइपराइटर पृथ्वी पर छापता है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। जलाशय पर अचानक छप जाता है मछुए का जाल। चरकट के कोठे से उतरती है धूप और चढ़ता है दलाल। एक चिड़चिड़ा बूढ़ा थका क्लर्क ऊब कर छपे हुए शहर को छोड़कर चला जाता है। तो ये थी इनकी कविताएं थोड़ी सी, और इनका लेखन का तरीका और किन हालात में इन्होंने लिखा है। इसके अलावा हम देखें जरा इनकी क्या क्या रचनाएं आई हैं और इन्हें कौन से सम्मान मिले हैं। उनकी प्रकाशित महत्वपूर्ण रचनाएं हैं झाड़ी संवाद, ये कहानी संग्रह है। दूसरी बार उपन्यास है। जिरह, ये एक आलोचना की पुस्तक है। अपोलो का रथ यात्रा वृत्तांत है। फैसले का दिन अनुवाद है। 20वीं शताब्दी के अंधेरे में ये साक्षात्कार और वार्तालाप है। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें तुलसी पुरस्कार, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार और शिखर सम्मान से सम्मानित किया। उन्हें केरल का कुमारन आशान राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए, ये था हमारा श्रीकांत वर्मा जी का थोड़ा लेखन परिचय और जीवन परिचय। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इनकी कविता हस्तक्षेप को विस्तार से देखेंगे। थैंक यू।